आज सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। देखिए, बिहार में भ्रष्ट और घूसखोर अधिकारियों का अब कार्रवाई देखिए उनके ऊपर लगातार जारी है। किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के ठिकानों पर ईओयू की टीम ने छापेमारी की है। तो इस वक्त की आपको ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। घूसखोरों पर के बड़ा एक्शन हुआ है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पत्नी रूबी कश्यप और इनकी सास पूनम देवी और इसके साथ गौतम कुमार की मित्र शगुफ्ता शवीम को सह अभियुक्त बनाया गया है। छापेमारी में गौतम कुमार की अंकुत संपत्ति का खुलासा भी हुआ है। पूर्णिया में इसके अलावा अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर भूखंड खरीद किए जाने के दस्तावेज भी मिले हैं। तलाशी के दौरान गौतम के विभिन्न ठिकानों से लगभग 25 भूखंड से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बीमा में निवेश से संबंधित कागजात, अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। गौतम कुमार के पूर्णिया में बने 4 मंजिले मकान की अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ बताई जा रही है। और साथ ही तलाशी के दौरान में कीमती घड़ियां भी बरामद हुई हैं। छापेमारी में महंगे वाहन भी मिले हैं, गाड़ियां भी मिली हैं और पटना में एक नर्सिंग होम खोलने से संबंधित नक्शा भी बरामद किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गौतम कुमार के ससुराल में तलाशी के दौरान उनकी पत्नी के पास से जेवर और निवेश के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही सह अभियुक्त शगुफ्ता शवीम के घर की तलाशी में 7 भू खंड के कागजात के साथ ही 60 लाख के जेवर बरामद हुए। शगुफ्ता शवीम के घर से गौतम कुमार के द्वारा खरीदे गए स्वर्ण आभूषण की कई रसीद भी बरामद की गई है। गौतम कुमार के सरकारी आवास में तलाशी के दौरान 1,37,000 नगद और निवेश से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। पटना स्थित पैतृक मकान में तलाशी में 4 भूखंड के दस्तावेज बरामद हुए हैं। सिलीगुड़ी में चाय बागान में निवेश और नोएडा गुड़गांव में डीड को लेकर के भी जानकारी मिली है। साथ ही स्थानीय कोयला, शराब, लॉटरी माफियाओं और सुपारी तस्करों से संबंध होने की जानकारी भी मिली है। तो ये बड़ी कार्रवाई भ्रष्ट अधिकारियों पर शुरू की गई। बिहार में भ्रष्ट और घूसखोर अधिकारियों पर यह कार्रवाई हुई है, जहां किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के ठिकानों पर ईओयू की टीम ने छापेमारी की और कई सबूत भी उनके हाथ लगे। देखिए, किशनगंज में ईओयू की छापेमारी खत्म हो गई है। ईओयू ने एसडीपीओ गौतम कुमार समेत 2 अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच में सामने आया है कि एसडीपीओ गौतम कुमार ने अपने आय से अधिक संपत्ति को लेकर के उनके घर पे छापेमारी की गई और आय से करीब 1,94,09,244 रुपए अधिक संपत्ति अर्जित उन्होंने की थी, जो कि उनकी आय से लगभग 60.27% अधिक है। और इसी के तहत पूर्णिया, पटना और किशनगंज स्थित उनके 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। तो ये बड़ी छापेमारी हुई है, जहां ईओ की तरफ से ये छापेमारी की गई है। एसडीपीओ गौतम कुमार समेत 2 अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और जांच में ये सामने आया है कि उन्होंने अपने आय से करीब 1 करोड़ ज्यादा संपत्ति अर्जित कर रखी थी। यानी समझ सकते हैं कि जो उनकी आय थी उससे लगभग 60.27% अधिक उनके पास संपत्ति थी और इसी को लेकर के ईओयू की तरफ से छापेमारी की गई। चलिए बात अब सहरसा की कर लेते हैं। तो सहरसा के डीआरडीए निदेशक का वैभव कुमार के 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तलाशी के दौरान एफआईआर में दर्ज भूखंड के अलावा जीवन बीमा निगम एवं अन्य संस्थानों, वित्तीय निवेश से संबंधित कागजात भी मिले हैं। तो खुद और पत्नी के बैंक के खातों में 20 लाख रुपए से अधिक के कैश होने की जानकारी मिली है। साल 2016 में पत्नी, पुत्र और पिता के नाम पर 16 कीमती जमीन खरीदने के मामले भी मिले हैं और उसके दस्तावेज भी बरामद किया गया है। तो वैभव कुमार ने मुजफ्फरपुर के हरिशंकर मनियारी गांव में एक ऐश्वर्या मैक्स ग्लो आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान भी देखिए खोला हुआ है और भवन निर्माण और कार्यशाला बनाने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च भी किए हैं। वैभव कुमार के द्वारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है, जो कि आईटीआई शिक्षण संस्थान को चलाती है और इसके अलावा 2 महंगे वाहन के कागजात भी बरामद किए गए हैं। तलाशी के दौरान ये भी जानकारी मिली है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के खाते से जुड़ा एक बैंक लॉकर भी उनका पाया गया। तो सहरसा के भी डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। वैभव कुमार के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है ईओयू की टीम ने और भ्रष्ट अधिकारियों पर अब नकेल कसना बेहद ही जरूरी है और इसीलिए ईओयू की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। तलाशी के दौरान जो दस्तावेज
ईओयू को हाथ लगे हैं उसमें देखिए एफआईआर में दर्ज भूखंड के अलावा जीवन बीमा निगम अन्य संस्थान में वित्तीय निवेशों से संबंधित ईओयू को कागजात बरामद किए गए हैं। खुद और अपनी पत्नी के खाते से जो राशि बरामद की गई है वो 20 लाख है। आप समझ सकते हैं कितने बड़े रकम को उन्होंने जमा भी कर रखा था। और इसके साथ ही 2016 की बात कर लें तो 16 में पत्नी, पुत्र और पिता के नाम पर उन्होंने 16 कीमती जमीन भी 10 खरीदी थी। और वैभव कुमार ने मुजफ्फरपुर के हरिशंकर मनियारी गांव में एक ऐश्वर्या ITI को भी खोला था। चलिए बड़ी खबर अब सहरसा से आपको बताए थे, जहां डीआरडीए डायरेक्टर वैभव कुमार के ठिकानों पर ईओयू की टीम ने आय से अधिक का संपत्ति मामले में छापेमारी की है। सराही मोड़ स्थित उनके आवास पर सुबह 8 बजे शुरू हुई है कार्रवाई, करीब 7 घंटे तक चली। और इस दौरान टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच की है और कई जमीन के कागजात और करीब 5 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद किए। सहरसा के अलावा पटना और मुजफ्फरपुर समेत 6 ठिकानों पर एक साथ रेड किया गया। आपको बता दें कि डीएसपी सुनील कुमार ने बताया है कि कोर्ट से वारंट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई और आगे भी जांच जारी रहेगी। तो बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। राज्य की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2 बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार और सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। सरकार का साफ संदेश है कि भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की। ये कार्रवाई राज्य के कई जिलों में एक साथ चल रही है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के खिलाफ जांच में आय से अधिक संपत्ति के प्राथमिक साक्ष्य मिले हैं। जांच के अनुसार उनके पास करीब 1,94 लाख रुपए की अतिरिक्त संपत्ति पाई गई, जो उनकी ज्ञात आय से लगभग 60% अधिक बताई जा रही है। भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ा एक्शन, आय से 60% अधिक संपत्ति का खुलासा, करीब 1.94 करोड़ की अतिरिक्त संपत्ति। पटना, पूर्णिया और किशनगंज में छापेमारी। ये घर जो है गौतम कुमार है, जो अभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किशनगंज में पदस्थापित है। ये उनका घर है, यहीं पे तलाशी लिया जा रहा है। ये मामला जो है अभी आय से अधिक संपत्ति को लेकर के आर्थिक अपराध में कांड दर्ज किया गया है। दूसरी ओर सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार भी जांच के दायरे में आ गए हैं। जांच में उनके पास करीब 2,41 लाख रुपए की अवैध संपत्ति होने के संकेत मिले हैं, जो उनकी आय से करीब 78% अधिक बताई जा रही है। इस मामले में सहरसा और मुजफ्फरपुर समेत 6 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि ये पूरी कार्रवाई पटना की निगरानी विशेष अदालत से प्राप्त तलाशी वारंट के आधार पर की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद ही ईओयू ने ये कदम उठाया। फिलहाल दस्तावेज, बैंक लेन देन और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। ईओयू के एडीजी ने कहा है कि तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी। 2.41 करोड़ की अतिरिक्त संपत्ति का खुलासा, आय से 78% अधिक संपत्ति मिली। एक साथ 6 ठिकानों पर छापेमारी। दोनों मामलों को मिलाकर कुल 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। अलग अलग जिलों में टीमों को तैनात किया गया है ताकि जांच प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। ये कार्रवाई साफ संकेत देती है कि बिहार में भ्रष्टाचार के मामलों पर निगरानी एजेंसियां लगातार सख्त नजर रखे हुए है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और आने वाले दिनों में इस मामले में और कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। ईओयू ने 2 बड़े भ्रष्ट लोक सेवक पे आज कार्रवाई की है और ये दोनों भ्रष्ट लोक सेवक जो हैं, इसमें एक जो है किशनगंज में एसडीपीओ के पद पे पदस्थापित हैं, इनका नाम जो है गौतम कुमार है। दूसरे जो है सहरसा के डीआरडीए के निदेशक के पद पे पदस्थापित है, इनका नाम वैभव कुमार है। और इन दोनों अधिकारियों पे आय से अधिक संपत्ति का जो है वो मामला दर्ज था। गौतम कुमार के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1,94,09,240 रुपए आय से अधिक संपत्ति का प्रथम दृष्टया मामला जो है वो पाया गया है। वैभव कुमार है, डीआरडीए के निदेशक हैं, सहरसा में पदस्थापित है। इनके विरुद्ध 2,41,14,00,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रथम दृष्टया मामला जो है वो सामने आया है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
चलिए बात अब अनंत सिंह की करते हैं। अनंत सिंह की दिली इच्छा क्या है? अनंत सिंह ने अपने छोटे बेटे को लेकर के एक बड़ी ख्वाहिश जाहिर की है। अनंत सिंह ने कहा है कि वो अपने छोटे बेटे को आईपीएस बनाना चाहते हैं। तो बिहार में सीएम पद को लेकर के भी अनंत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 5 साल टाइम है रिपोर्ट लेने का। छोटे बेटे के बारे में क्या सोचते हैं? बगल में बैठे हैं। ये आईपीएस बनेगा। अच्छा, आईपीएस बनेगा। हाँ। बिहार की सियासत में अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले मोकामा के जेटीयू विधायक अनंत सिंह ने अपने छोटे बेटे को लेकर दिल की बात बताई। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये तस्वीरें हैं अनंत सिंह और उनके छोटे बेटे अभिनव की। अनंत सिंह ने अपने छोटे बेटे अभिनव सिंह के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा उनका छोटा बेटा आईपीएस बनेगा। अनंत सिंह ने कहा कि उनकी इच्छा है कि छोटा बेटा आईपीएस कंपीट करे। तो अभिनव ने भी कहा कि वो अपने पिता के सपने को जरूर पूरा करेंगे। बेटे के बारे में क्या सोचते हैं? बगल में बैठे हैं। ये आईपीएस बनेगा। अच्छा, आईपीएस बनेगा। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव है। अभिनव है। अभी किस क्लास में हैं आप? जी अभी 12th का एग्जाम हो गया है। 12th का एग्जाम हो गया है। जी। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? जी पापा तो आईपीएस बनाना चाहते हैं, आप क्या पापा का सपना है आईपीएस। जी अभी तो हायर स्टडीज करूंगा, बाकी समय के साथ देखते हैं। पापा के सपने को साकार करेंगे जो उनकी चाहत जी है। पूरी कोशिश रहेगी। अनंत सिंह ने सीएम नीतीश के एमएलसी पद से इस्तीफे पर भी बयान दिया और कहा कि इससे पूरा बिहार दुखी है। तो सीएम पोस्ट को लेकर भी अनंत ने बड़ा बयान दिया। अनंत सिंह ने कहा कि अगर जेटीयू से मुख्यमंत्री बने तो निशांत कुमार को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी से सीएम बनने की स्थिति में सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प होंगे। निशांत या सम्राट चौधरी में से कोई एक मुख्यमंत्री बने। दुखी तो कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष सब दुखी है, लेकिन उनका निर्णय है, वो मालिक है, तो निर्णय के काटता है। हाँ, कहते फायदा होगा। आपको भी दुख है इस बात का कि नीतीश? हाँ दुख है। निशांत कुमार भी है, नीतीश कुमार के बेटे, पढ़े लिखे हैं। हाँ तो बढ़िया है। ये पार्टी का बनेगा तो बढ़िया है, वो पार्टी का बनेगा तो सम्राट चौधरी बढ़िया है। अगर जेडीयू से बने तो निशांत कुमार और हाँ। भाजपा से बने तो हाँ हाँ। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले अनंत सिंह ने ये ऐलान कर दिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अनंत सिंह का कौन सा बेटा आके चुनाव लड़ेगा, इस सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि अभी 5 साल है, देखा जाएगा कौन चुनाव लड़ेगा। अनंत सिंह ने अपने छोटे बेटे को आईपीएस बनाने की इच्छा जाहिर कर और सीएम पोस्ट को लेकर निशांत और सम्राट चौधरी का नाम लेकर एक बार फिर से सियासी सुर्खियों में आ गए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। आरा में जीतन राम मांझी के राजनीतिक सलाहकार दानिश रिजवान की फायरिंग करने वाले वीडियो पर एफआईआर अब दर्ज हो चुका है और इसके बाद दानिश रिजवान ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर निशाना साधा है। दरअसल केस करने की धमकी दी है। दानिश एक और वीडियो को 2017 का बता रहे हैं, जबकि दूसरी ओर एआई जनरेटेड। अब ऐसे में सवाल यह है कि दोनों बातें एक साथ कैसे मैच हो सकती हैं? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाँ, मैं मांझी जी का सलाहकार हूँ। जीतन राम मांझी के ये हैं सलाहकार दानिश रिजवान। इनकी सलाह पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने न जाने कितने राजनीतिक फैसले लिए होंगे, लेकिन आज मांझी के सलाहकार खुद विवादों में हैं। वजह है एक वायरल वीडियो जिसमें दानिश सुरक्षा अधिकारियों के रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करते दिख रहे हैं। वीडियो की चर्चा तब तेज हुई जब इसे आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आरा पुलिस जांच में जुट गई है। वायरल वीडियो को लेकर दानिश रिजवान ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। इस मामले के लिए तमाम लोग जिन्होंने वीडियो को वायरल किया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। दानिश रिजवान का कहना है कि 2017 के वीडियो को एआई से एडिट कर वायरल किया गया, जबकि इस मामले में पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। ये देखिए, जिस वीडियो को लेकर के वीडियो एफआईआर की बात की जा रही है, उस वीडियो को लेकर मेरे ऊपर एक्शन हो चुका है। एक मामले में 75 बार एक्शन होता है क्या? और दूसरी चीज है, आर्म्स एक्ट कब का है? ये है 13/12/2019 का।
2019 में कानून बना और आप 17 के वीडियो के लिए कह रहे हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब कानूनी नहीं था तो किस सेक्शन से मेरे ऊपर कार्रवाई करेगा? दानिश की ओर से साधे गए निशाने पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार किया। से ही स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं सत्ता का ये हनक दिखाना चाहते हैं और ये उसी तरह से है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। एक ओर दानिश रिजवान वीडियो को 2017 का बता रहे हैं, दूसरी ओर इसे एआई से एडिट किया हुआ भी। सवाल है, दानिश के बयानों में विरोधाभास क्यों झलक रहा है? वीडियो 2017 का है तो फिर एआई जनरेटेड कैसे हुआ? फायरिंग पर कार्रवाई हुई है, मतलब तब फायरिंग हुई थी। सवाल है कि क्या तब दानिश रिजवान ने हवाई फायरिंग की? अगर नहीं तो वीडियो में फायरिंग करते दिख रहा व्यक्ति कौन है? और सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस वाले के सर्विस रिवॉल्वर से कोई कैसे फायर कर सकता है? न्यूज 18 हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस ढंग से आरजेडी ने सवाल उठाया है और वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया गया, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आज से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 12 लाख तक की आय जहां टैक्स फ्री होगी, जबकि नया इनकम टैक्स एक्ट भी आज से प्रभावी होगा। वहीं एटीएम निकासी पर चार्ज बढ़ेंगे और ट्रेन टिकट रिफंड के नियम भी अब सख्त होने वाले हैं। जानिए इस रिपोर्ट में कि आज से आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी 1 अप्रैल अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू होते ही बैंकिंग, टैक्स, गैस, ट्रैवल और रोजमर्रा के खर्च से जुड़े नियम बदल जाएंगे। इन बदलावों का असर सीधे आपकी जेब और बजट पर पड़ेगा, चाहे वो टैक्स कानून में बदलाव हो या एटीएम से पैसे निकालना, ट्रेन टिकट रिफंड का नया स्ट्रक्चर हो या पैन कार्ड को लेकर सख्त प्रावधान। इनमें से कुछ बदलाव आपकी जेब को राहत देंगे तो कुछ के लिए आपको थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। 1 अप्रैल से आने वाले ये बदलाव आपके रोजमर्रा के खर्च और फाइनेंशियल प्लानिंग को सीधे प्रभावित करेंगे। कुछ फैसले राहत देंगे तो कुछ आपके खर्च बढ़ा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इन नियमों को समझकर अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अपडेट करें ताकि आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए महंगा हुआ है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो खरीद रहे हैं वो परेशान ना हो। उसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम अब बढ़ चुके हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए महंगा हुआ। और एक दिवसीय दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने कई स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सीओ और राजस्व कर्मचारियों की जारी हड़ताल पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने भूमि विवाद बढ़ाने और भ्रष्ट मानसिकता रखने वाले को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था बनाया है जो बिहार की जनता के भूमि से जुड़े हुए समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हैं और वातावरण को नकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो शायद वो भूल गए कि सरकार नहीं बदलने जा रही है। कल भी सरकार एनडीए की थी, आज भी एनडीए का है और कल भी एनडीए का रहेगा। भूमि विवाद बढ़ाने वाले भ्रष्टाचारी मानसिकता को एनडीए सरकार कभी फलने फूलने नहीं देगा। नालंदा के दीपनगर शीतला माता मंदिर में भगदड़ से 8 लोगों की जान चली गई। 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जहां भक्ति भजन गूंज रहे थे, वहां अचानक चीख पुकार मच गई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये सब विशेष में जानेंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि ये घटना हुई कैसे। नालंदा के दीपनगर का मगढ़ा शीतला माता मंदिर
इलाके में सनातन धर्म के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। इस मंदिर में हर मंगलवार को मेला लगता है, पर 31 मार्च को चैत्र महीने का आखिरी मंगलवार था, लिहाजा श्रद्धालुओं की भीड़ हर रोज से कहीं ज्यादा उमड़ी। सुबह 5 बजे मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय था, पर किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में ये मंदिर मातमी चीख से कराहने लगेगा। सुबह 9 बजे मंदिर में पहले दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में धक्का मुक्की होनी शुरू हुई। लोग पहले दर्शन के लिए इतने उतारू हो गए कि एक दूसरे को किसी तरह लांघ कर भी आगे जाने की कोशिश करने लगे। श्रद्धालुओं ने यह भी आरोप लगाया कि मंदिर के पुजारी पैसे लेकर कुछ लोगों को पहले दर्शन करवा रहे हैं। ऐसे में भीड़ और बेकाबू हो गई। कुछ व्यवस्था के कमी के कारण ये घटना घटी। यहीं पे ब्रैकेटिंग लगाए हुए थे पंडित जी लोग, हाँ, सीढ़ी के पास। यहीं पे यात्री लोग को क्या पता कि कहाँ सीढ़ी है, कहाँ पैर रखना। का जो पंडा कमेटी जो होता है उन्हीं का गलती है सर, जो कि मनमानी एक होता है कि हमें 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, बस इस वजह से थोड़ा आसपास ज्यादा भीड़ लगा हुआ रहता है। यही बात काश ठीक है। पंडित जी जब तक पैसा नहीं ले रहा था तब तक कोई के निकाल ही नहीं रहा था बाहर ही नहीं। पंडित जी का अंदर का लोग तो अंदर ही रहे। हाँ, अंदर का अंदर ही था कि आदमी को मतलब अंदर जाने का जगह नहीं था और धूप भी उतना ही कारण था। और सीरियस है, एम्बुलेंस गया है। अब भागदड़ भीड़ इतना हो गया आदमी के, एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवाल पहले हम करेंगे, पहले हम, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं। मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। चश्मदीदों का आरोप है कि इतनी भीड़ के बावजूद मंदिर में प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रशासन वहाँ पर नहीं था, सब पंडित जी सब कर रहा था ये सब। एक भी प्रशासन, बिहार का स्थिति ही ये सब होता है। लेकिन एम्बुलेंस बहुत लेट से आया है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं सरकार से कि एंड टाइम पे एम्बुलेंस क्यों नहीं उपलब्ध करवाते आपको। न्यूज 18 से बातचीत में घटना के चश्मदीदों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की टीम घटना के घंटों बाद मौके पर पहुंची। ये जो बैरिकेडिंग किया गया है ये कब घटना के बाद हुआ है? बहुत बाद। अच्छा, इसे पहले नहीं? अभी हुआ है, एक घंटा पहले। नालंदा के शीतला मंदिर में हुई मौत की भगदड़ के बाद प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेले में पुलिस की तैनाती क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस को भीड़ की जानकारी नहीं थी? भगदड़ के बाद समय पर क्यों नहीं मिली एम्बुलेंस? इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? नालंदा से संवाददाता अभिषेक कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको शीतला माता मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं, जहां ये घटना हुई। न्यूज 18 की टीम जब मौके पर पहुंची तो मंदिर प्रबंधन के साथ ही प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर जो लापरवाही हुई है उसका खुलासा हुआ। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसी जगह गई 8 लोगों की जान। इसी जगह उजड़ गए कई परिवार। शीतला माता मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीर। इस मंदिर में आज मंगल मेला की भीड़ भयानक हादसे का कारण बन गई। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि मौके पर ही 8 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद न्यूज 18 की टीम ने मंदिर पहुंचकर मौके का जायजा लिया कि आखिर मंदिर में ऐसी स्थिति क्यों बनी। इस वक्त हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे पूरी भगदड़ हुई है। इस वक्त मंदिर के ठीक प्रांगण के अंदर यही वो सीढ़ी है, 2 से 3 सीढ़ी, जहाँ पे ये पहली बार भगदड़ की शुरुआत हुई। मंदिर के प्रवेश द्वार पर घुसते ही हमें 2 सीढ़ियां मिली। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यही सीढ़ियां हादसे का मुख्य कारण भी बनी। आमतौर पर जब मंदिर में भीड़ नहीं होती तो ये सीढ़ियां साफ नजर आती हैं, पर आज मंदिर में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि फर्श की 1-1 इंच जमीन ढकी हुई थी। ऐसे में लोगों को सीढ़ियों का अंदाजा नहीं लगा और वो अपना बैलेंस खोकर एक दूसरे पर गिरने लगे। सीढ़ी रहने के कारण सारी घटना घटी है।
बांस टूटने के कारण। कारण हुआ पंडित जी के कारण हुआ सब। पंडित जी नहीं अति करता न नहीं कुछ होता। पंडित जी के कारण सब चीज हुआ। पंडित जी का गलती है सब। सर यहाँ पे गलती जी का जो पंडा कमेटी जो होता है उन्हीं का गलती है। सीढ़ियों से थोड़ा आगे जाकर ही एक और गेट है जिसमें लोहे का ग्रिल लगा हुआ है। ये दरवाजा बेहद संकरा था। अब सोचिए, जहां सैकड़ों लोगों का जुटान हो और इस संकरे से दरवाजे से हर एक श्रद्धालु को पार करना हो तो हालात कैसे होंगे। छोटा सा एक दरवाजा जो लोहे का ग्रिल है, वो छोटा सा दरवाजा जिसके सारे जो श्रद्धालु हैं वो अंदर आते हैं। पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी, और यहीं पर सीढ़ी में उतरने के क्रम में ये पूरी घटना घटी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद से मंदिर के पुजारी का कुछ पता नहीं है। ऐसे में लोगों का आक्रोश और भी बढ़ गया है। न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें प्रशासन के साथ ही मंदिर प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर रही है। जब रास्ता संकरा था तो भीड़ के लिए सुनियोजित व्यवस्था क्यों नहीं हुई? मंदिर की कुव्यवस्था के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? मंदिर प्रबंधन की तरफ से अब तक कोई जवाब क्यों नहीं आया? इस घटना में 9 लोगों की जान चली गई और मंदिर में अब फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है शीतला मंदिर की, जहां के हमने आपको अंदर की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बिहार शरीफ। और इसी